फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 24 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज इसी के साथ साथ जो है आज थोड़ा सा सरस्वती और वो बसंत पंचमी के रूप में आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और देखते हैं कि आज के प्रमुख समाचार क्या क्या हैं। आज अगर देखें तो 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है जो मुद्दा वह है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कई सारे समझौते हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के यात्रा पे हैं। वहाँ पे उन्होंने अबू धाबी में एक बाप्स यानी स्वामीनारायण ट्रस्ट का ही है एक मंदिर स्थापित किया है, जो भारत के बाहर सबसे विशाल मंदिर माना जा रहा है। उसका उद्घाटन किया है। साथ ही में कई सारे महत्वपूर्ण समझौते पर संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रधानमंत्री का जो है उस पर समझौते हुए हैं। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी 7वीं संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा है और पिछले 7 महीने में ये नेता जो है दोनों लोग यानी वहाँ के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री 5 बार मिल चुके हैं। ये कहीं न कहीं संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच संबंधों की घनिष्ठता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको हम इस मुद्दे को डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वह है खाद्य सुरक्षा के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या जो सार्वजनिक खरीद होती है, पब्लिक होल्डिंग होती है, उसका जो है WTO में के शांति खंड का मुद्दा और उसको अस्थायी रूप से हल करने का मामला है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी कल ही आपको हमने पढ़ाया था कि किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में MSP को सभी फसलों पर MSP को कानूनी गारंटी देना है और जो है उसको एक और मांग है कि भारत WTO से बाहर हट जाए। तो कहीं न कहीं WTO का मुद्दा या MSP का मुद्दा किसान मांग में भी है, इसलिए चर्चा में हो गया है। और साथ ही में अबू धाबी में जो है इस महीने के अंत में जो है फरवरी माह में ही जो है 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है WTO का होने वाला है। और जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है वो WTO का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्रेंस होता है, बॉडी होती है। तो उसमें भारत चाहता है कि अन्य किसी भी व्यापार या कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के पहले अपने MSP को, अपने खाद्य सुरक्षा को यानी जो सार्वजनिक खरीद सरकार करती है उसको सुरक्षित किया जा सके। तो यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक तीसरा मुद्दा है वह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति से के लिए जो अधिनियम बना है उसको अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया गया है और उस पर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, आइए चलिए पहला मुद्दा देखते हैं। ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के जो है सुल्तान मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उनको नाम है, काफ़ी लंबा नाम रहा है उनका, जो है दोनों लोग गले मिल रहे हैं और ये दिख रहा है जैसे कितने करीब मित्र हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है UAE के यही राष्ट्रपति जो है आए थे, उन्होंने गुजरात का दौरा भी किया था और उसमें किया था गुजरात कॉन्फ्रेंस जो हुआ था समिट, इन्वेस्टर समिट। उसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत आए हैं, ये हमारा प्रधानमंत्री मोदी हमारे मित्र हैं। मतलब एक काफ़ी घनिष्ठता की बात की है और प्रधानमंत्री ने भी जो है उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो लगता है कि मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। और कहीं ना कहीं लीडरशिप के स्तर पे ये जो जुड़ाव होता है वो बहुत सारे मुद्दों को क्या कह सकते हो कि हल कर देता है। कैसे, हम आप उसको दिखाएंगे। इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं उसके भारत के और संयुक्त अरब अमीरात के दीर्घकालिक हितों को उसमें संरक्षित करने की बात कर रहे हैं और दोनों देशों के घनिष्ठ संबंध के तो चीज़ें कहने ही क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम जो चर्चा मुद्दा है, जो मामला है, परिचय को देखा जाए तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात या UAE के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिसमें है कि द्विपक्षीय निवेश संधि, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुआ है। आपको पता होगा कि 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ या UAE के साथ जो है सीपा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके बाद भारत का UAE के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है वो अन्य देशों के व्यापार की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से बढ़ा है और वो $85 अरब पहुंच गया है। और उसके बाद ये जो है इन्वेस्टमेंट, बायलैटरल द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट संधि कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच के निवेश को
खासतौर से यूएई से भारत में निवेश को बढ़ावा देगा, जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। कैसे होगा वो अब हम अभी आगे समझाएंगे। उसके साथ साथ ही एक समझौता आपको याद होगा, संयुक्त सॉरी G20 के सम्मेलन के दौरान आईमेक हुआ था, इंडो मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें अमेरिका और सारे साथ हुआ था। अमेरिका और यूरोप के देश और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये सारे देश शामिल थे, जो कि भारत को यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल के रास्ते जो है पूर्वी यूरोप को जोड़ने की एक मल्टी मॉडल्स कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट और इस तरह से कॉरिडोर है, वो है, उसकी बात हुई थी। लेकिन अक्टूबर में उसके मतलब समझौता होने के लगभग 1 महीने के बाद ही जो है हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद वो समझौता खटाई कर सकते हो, खटाई में पड़ गया था या ठंडे बस्ते में पड़ गया था। उसको आगे बढ़ाने को लेके इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। और ऐसे समय में जबकि कहीं न कहीं गाजा में युद्ध चल रहा है इजराइल का, और उस पर लगातार दबाव है संयुक्त अरब अमीरात का, इसके बावजूद भी संयुक्त अरब अमीरात ने न इजराइल पर कुछ ज़्यादा कुछ कहा है और न ही इस समझौते से हटने, यानी समझौते का करने का मतलब है कहीं न कहीं भारत संयुक्त अरब अमीरात का संबंध उतना मजबूत है कि वो उस क्षेत्र की जो रीजनल चुनौतियां हैं उसके बावजूद भी वो दोनों देश उस पर आगे बढ़ने के लिए बढ़े हैं। और निश्चित रूप से संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब सऊदी अरब, और हालांकि सऊदी अरब ने इसे ठंडे बस्ते में डाल रखा है, लेकिन फिर भी उधर ही इसको आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है। और इसी के साथ साथ सांस्कृतिक समझौता हुआ है, जिसमें बाप का वो जो है मंदिर बन रहा है, और भी कई सारे यूपीआई और इस तरह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी समझौता हुआ है। तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, परिचय और ये सारी चीजें हैं, उसके पहले थोड़ा सा नेचर समझ लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों का कैसे क्या अभी संबंध है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात एक खाड़ी का देश है, प्रमुख देश है, गल्फ का, पर्शियन गल्फ का, और वहाँ पे तेल और पेट्रोलियम निर्यात प्रमुख है। दुबई वहाँ पे एक स्थित है, जो कि एक वर्ल्ड सिटी के रूप में फेमस है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के परंपरा बहुत पुराने समय से संबंध रहे हैं। ठीक है। और ये संबंध जब से वर्तमान सरकार आई है, यानी जैसे मोदी जी आए हैं, तब से इन्होंने 10 सालों में 7 बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर दी है। ये बताता है कि कहीं न कहीं दोनों देशों के संबंध कितने घनिष्ठ हो रहे हैं। और इसके पीछे जो वजह है उसमें ये चीज़ें हैं कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके पास जो है पेट्रो डॉलर बहुत है, यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ बेचता है उसके बदले उसको डॉलर्स बहुत आते हैं। ठीक है। और वो ज़्यादातर यूरोप या पश्चिम के देशों में, यानी अमेरिका में निवेश वो लोग करते रहे हैं। उनके पास एक रिजर्व स्टॉक बहुत है और भारत में निवेश के लिए जो है बहुत संभावनाएं हैं और भारत को ज़रूरतें भी है। ठीक है। दूसरा है कि संयुक्त अरब अमीरात को पता है कि आज नहीं तो कल उसका पेट्रोलियम पर जो है समाप्त हो जाएगा, या तो देशों की निर्भरता कम होती जाएगी। तो ऐसे में ही उसको जो है, जो अभी उसके पास रिसोर्स है, अभी जो उसके पास पैसे आ रहे हैं या जो पहले हैं, उसको ऐसे निवेश किया जाए ताकि उसका महत्व, उसका आर्थिक विकास लगातार बना रहे। ये ना हो कि जो है वो एक घोस्ट कह सकते हो कि स्टेट के रूप में हो जाए कि पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो दुनिया वहाँ पे जाना नहीं चाहे। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह, और उस दोनों के, भारत को अपनी ज़रूरतें हैं निवेश के लिए, ऊर्जा व्यापार के लिए और सारी चीज़ें, और यूएई को है, इन दोनों ज़रूरतों ने इन दोनों देशों को काफ़ी करीब लाया है, क्योंकि दोनों के हित कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो आइए इस संदर्भों में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को जो है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, वहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनको भी MBJ बोला जाता है। ठीक है। और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री को MBS बोला जाता है, मोहम्मद बिन सुल्तान। उसी तरह से शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है MBZ, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की है। ठीक है। और इस मुलाकात के दौरान भारत और संयुक्त अमीरात ने द्विपक्षीय निवेश संधि BIT, बंदरगाह, बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा व्यापार, UPI, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल भुगतान के इंटरलॉकिंग, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे पर एक अंतर सरकारी रूपरेखा समझौता जैसे समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है।
और जैसे बता ही चुके हैं कि पिछले 5 महीने में 7 बार मिल चुके हैं, पिछले 7 महीने में 5 बार मिल चुके हैं, और पूरे प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी जो है 7 बार जो है मतलब ये इनकी 7वीं जो है यूएई की यात्रा है। ठीक है, अब जब संधि हुई है उसमें जो महत्वपूर्ण संधि देखें तो उसमें है द्विपक्षीय निवेश संधि, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये संधि देखें तो ये जो है दोनों देशों के निवेश को और बढ़ावा देगा और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाएगा। जैसे अभी बताया कि एक तो यूएई जब पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो उसके विकल्प के रूप में वो अपना तलाश रहा है, ऐसे में वो चाह रहा है कि उसकी पूंजी को ऐसा निवेश करे जो उसको भविष्य में ही उसको लाभ मिलता रहे, और भारत को अपने आर्थिक जो कहते हैं विकसित भारत बनने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए। उन संसाधनों में अगर कहीं से सस्ती पूंजी भी आ रही है तो वो निश्चित रूप से भारत के विकास में योगदान कर सकता है। इसलिए दोनों का फायदा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का फायदा है। यूएई को भी भारत जैसा एक व्यापार मिल जाएगा, खासतौर से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा। अब आप कहेंगे ऊर्जा सुरक्षा कैसे, क्योंकि भाई कभी तो पेट्रोलियम पे निर्भरता खत्म होगी, तो यूएई खुद जो है नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार जो है इस तरह के निवेश कर रहा है। उसने भारत में भी बहुत सारा जो है निवेश का जो है प्रयास शुरू कर दिया है। ठीक है, और इससे देखिए द्विपक्षीय निवेश संधि दोनों देशों द्वारा 2022 में अपने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया है। और इस संधि से जैसे भारत और यूएई के बीच जो आर्थिक संबंधों पर और ये जो द्विपक्षीय व्यापार संधि हुई थी वर्ष 2022-23 में 16% व्यापार बढ़ के ये 85 अरब डॉलर हो गया, यानी लगातार 16% की दर से लगभग ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और ये 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जहां तक भारत और सऊदी अरब के संयुक्त अरब अमीरात के या यूएई के निवेश की बात करते हैं तो अप्रैल 2020 से पिछले यानी इस 21वीं सदी की बात करें तो अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक यानी पिछले 22 सालों में अगर देखा जाए तो भारत में संयुक्त अरब अमीरात का निवेश लगभग 20 से 21 डॉलर जो है संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में निवेश अब तक किया है, जिसमें से 15.5 अरब डॉलर का जो है एफडीआई के रूप में है, शेष पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यानी वो किसी न किसी तरह से जो है शेयर मार्केट में निवेश किया गया है। और एफडीआई डायरेक्ट प्रत्यक्ष निवेश, उसमें शेयर धारिता खरीदी गई है, उसमें ग्रीन हो सकता है किसी जो एग्जिस्टिंग उसमें हो रहा हो, कोई नया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो, यानी दीर्घकालिक निवेश एफडीआई के रूप में किया गया है। साथ ही यानी अभी तक यानी पिछले 22-23 सालों में जो है 20 से 21 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। लेकिन 2022-23 में अगर देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है। साथ ही यूएई ने भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 75 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यूएई ने क्या कहा है कि वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में 75 बिलियन डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता इसने जताई है। और यूएई और भारत दोनों का जो संबंध है, जैसे भारत ने इंडिया 2047 चला रखा है, यूएई का भी एक जो है ये राष्ट्रपति इनका विजन डॉक्यूमेंट्स है 2040, तो ये दोनों जो है कहीं ना कहीं ये जो निवेश समझौता है ये दोनों विजनों को लेकर चलने के आगे बढ़ता है। अभी जब आए थे यूएई के राष्ट्रपति तब हमने उस समय आपको बताया था कि जो भारत और यूएई के बीच ये चल रहा है ये उसी दोनों जो लक्ष्य है दीर्घकालीन उनको साथ में लेके चलने की बात की जा रहा है। और इसका उद्देश्य या इसका महत्व देखें तो द्विपक्षीय निवेश का उद्देश्य निवेशकों विशेषकर बड़े निवेशकों में विश्वास में सुधार करना है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी। इसका रोजगार सृजन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही भारत में निवेश बढ़ने के अलावा संयुक्त अरब अमीरात के साथ बीआईटी घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहित करेगा, आयात पे निर्भरता को कम करना होगा, निर्यात को बढ़ावा देना होगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये सारी ये सब चीजें इसमें कही गई है। आगे अगर देखें मध्य जो दूसरा समझौता हुआ है भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे पर समझौता, अगर आप लोग अगर इसको इस पे जान रहे होंगे तो G20 के दौरान एक समझौता हुआ है। उसमें ये समझौते का जो प्रेरक भूमिका वो G7 देशों का एक है कि एक पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर या इस तरह से इंटरकनेक्टिंग लिंक बनाई जाएगी, खासतौर से चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव के एक विकल्प के रूप में।
इसी का एक जो सबसे प्रमुख या कह सकते हो सबसे ही प्रमुख है जो है वह है कि भारत से होते हुए अरब सागर के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात से होते हुए सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल का हाइफा पोर्ट होते हुए जिसका निर्माण जो है जिसका टेंडर निर्माण का अडानी को मिला है, उससे होते हुए जो है भूमध्य सागर और उसके बाद जो है ऐसे ग्रीस होते हुए जो है यूरोप तक जो है कनेक्टिविटी भारत से यूरोप वाया मध्य पूर्व के देशों के द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इससे इन क्षेत्रों के इसमें जो कनेक्टिविटी है इसमें जैसे समुद्री परिवहन है, रेल रोड है, जो है हाई जो है कह सकते हो कि हाई स्पीड इंटरनेट जो है यानी वो फाइबर केबल आदि बहुत सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल इसमें किया जाएगा। और ये पूरा सिर्फ ये रास्ता नहीं होगा, ये गलियारा नहीं होगा, इसके साथ साथ ढेर सारे जो है आस पड़ोस के देशों में आर्थिक गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं ये वो चीज़ है जो यूरोप और भारत को जोड़ेगा और बीच के आने वाले सभी देशों में भी आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ाएगा। साथ ही में यह चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा, यानी चीन का जो प्रभुत्व बढ़ रहा था इन देशों में उसके विकल्प के रूप में काम किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही हुआ कि 7 अक्टूबर का जो है हमास का हमला हुआ, जिसको कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि चीन और ईरान के प्रभाव में हमास द्वारा ये किया गया है और जिस तरह से उसका प्रभाव पड़ा है पिछले 4 महीनों से इस प्रोजेक्ट को इसको ठंडे ही बस्ते में डाल दिया गया था। हालांकि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही थी और उसी को लेके उसके एक प्रमुख सहयोगी देश संयुक्त अरब अमीरात और भारत के साथ इंटर गवर्नमेंटल या अंतर सरकारी समझौता हुआ है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये समझौता महत्वपूर्ण पहले भी था, इसको लेकर आगे बढ़ाने के लिए जो 2 प्रमुख देश उस क्षेत्र के हैं आगे बढ़ रहे हैं, ये बता रहा है कि कैसे उन दोनों की जो है संबंध एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ है। जैसे देखिए इसमें हस्ताक्षर किया गया है, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे पर एक अंतर सरकारी रूपरेखा पर हस्ताक्षर हुआ है जिसका उद्देश्य समुद्र और रेल द्वारा मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों के माध्यम से यूरोप को भारत से जोड़ना है, जो अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित एक महत्वाकांक्षी योजना है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह इस मामले पर पिछली समझ और सहयोग को आगे बढ़ाना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए भारत और यूएई के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। जहां तक इसके महत्व की बात करिए तो ये G20 में हुआ ही था। ये जो भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा है ये गाजा में 4 महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बीच हुआ है, जिसमें इजराइल को अपने अरब पड़ोसियों के साथ एकीकृत करने की अमेरिकी समर्थित योजनाओं को पटरी से उतार दिया है। अमेरिका चाह रहा था, जो वहां पे प्रमुख भूमिका निभाता है, आज भी निभाता है, कि वो इजराइल के साथ कनेक्ट करे। उसमें इसकी आईमेक की भूमिका थी, वो उसको अभी नहीं सफलता मिल पा रही है। लेकिन भारत के जो है कहीं संबंध देखिए यूएई के साथ कि यूएई इधर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और याद रखिए अभी तक यूएई ने इजराइल की आलोचना नहीं की है। हाँ, वो हमास के हमले की निंदा कर चुका है और फिलिस्तीन के उसकी बात कर चुका है, लेकिन उसने उस तरह से निंदा नहीं की है जिस तरह से बाकी और उस आस पड़ोस के देशों ने किया है। ये कहीं ना कहीं यूएई भी अमेरिका का समर्थक है, लेकिन भारत और इस तरह के जो चाह रहा है कि यूएई चाह रहा है कि वो इस चक्करों में न पड़े, अपने आप को एक विकास के पायदान पे ले जाए। जो अवसर आईमेक के रूप में या इस तरह के रूप में उसके सामने आया है, उसको उन चीज़ों में न उलझे जो कि कहीं ना कहीं उनको पीछे खींचेंगी। ठीक है, और यह संकेत भी मिलता है कि दोनों राज्य गलियारा की स्थापना की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, जो चीन की वैश्विक व्यापार बुनियादी ढांचे, बेल्ट रोड और सड़क कनेक्टिविटी रणनीति को भी कमजोर कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं चीन के भी प्रभाव को ये कमजोर करने वाला होगा। साथ ही में यूएई मध्य के भारत और यूएई के मध्य अन्य समझौता क्या क्या हुआ है, तो देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्टिविटी के बारे में बात किया गया है, डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में बात किया गया है, वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुआ। जैसे भारत का यूपीआई और यूएई का आनी एक है, उसको तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो आनी AANI, उसको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया, यानी यूपीआई और ANI एक साथ हो जाएंगे। साथ ही में यूएई का जयवान कार्ड है, ये रुपे डेबिट कार्ड पर ही, उसके प्लेटफॉर्म पे ही निर्भर है। इसको और रुपे डेबिट कार्ड के साथ भी ऐसा किया गया है ताकि वो जो है उनका जुड़ाव हो सके। सांस्कृतिक संबंधों के मोर्चे पर जो अगर कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस्कृतिक संबंधों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
अभी जो प्रधानमंत्री जी गए हैं तो उन्होंने यूएई में जो है BAPS, उसमें एक तरह से पूरा नाम है स्वामी नारायण ट्रस्ट का एक मंदिर जो है अबू धाबी में स्थापित किया गया है, जो कहीं ना कहीं इसको यूएई कह रहा है कि वो जो रिलीजियस टॉलरेंस यानी या उसको कहते हो कि टॉलरेंस, या हिंदी में यार बड़ा अच्छा नाम है, सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की उसकी नीति को परिलक्षित करता है। और प्रधानमंत्री ने जो है इसको लेकर जो है वहाँ के राष्ट्रपति की सराहना भी की है, और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से इस तरह के और संबंध जो है भारत के उसके जुड़ाव को बढ़ाने वाले हैं। और कुछ और समझौता किया है, जैसे दोनों देशों ने राष्ट्रीय अभिलेखारों के बीच सहयोग प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अभिलेखीय सामग्री की बहाली और संरक्षण सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को भी आकार देगा, यानी म्यूजियम आदि की चीज कर रहे हैं या संग्रहालय की। और यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच विरासत और संग्रहालयों के बीच सहयोग के लिए जुड़ाव बढ़ावा देगा, जिसका उद्देश्य लोथल गुजरात में जो समुद्री विरासत परिषद है इसमें भी एक दूसरे के साथ ये समर्थन करेंगे। और जो बाप्स मंदिर है और ये सारी बातें तो हमने आपको बता चुके हैं। तो इसलिए देखिए इन सारे चीज़ों को देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण आपको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है यूएई और भारत के बीच जो हुए प्रमुख समझौते। ये दोनों देशों के साथ तो है ही है, तुरंत के फायदे तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ ये कहीं न कहीं भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देंगे, आत्मनिर्भरता में बढ़ावा देंगे, यूएई के विकास में बढ़ावा देंगे। और साथ ही साथ भारत की जो गल्फ कंट्री है या जो आप कह सकते हो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें भारत के लिए जो अब पाकिस्तान का नैरेटिव चलता है उसको काउंटर करने में मदद मिलेगी। ये जो समझौते हुए हैं, जिस तरह के संबंध है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फोटो आंक नहीं चाहता है। और वो उसमें वहाँ पे एक चर्चा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है यूएई के साथ जो है संबंध करके पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान की जो मुस्लिम ममालिक की अवधारणा है उसको धता बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आप देखिएगा। दूसरा जो मुद्दा है वह है भारत के खाद्यान्नों के सार्वजनिक खरीद और भंडारण के जो मुद्दा है, इसका WTO में स्थायी समाधान की आवश्यकता। ये मुद्दा मैं पहले भी बताया हूँ और ये अभी चर्चा में रहेगा भी। ठीक है, ये पूरे फरवरी भर चर्चा में रहेगा, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं, इसमें जो मामला है वह यह है कि जो जैसे भारत WTO का सदस्य है। WTO विश्व व्यापार एक संगठन है जो विश्व व्यापार को दुष्प्रभावित करने वाले किसी भी तरह की समझौते को रोकने का काम करता है। वैसे में एक बात वहाँ पे आती है कि जो व्यापार है, वैश्विक व्यापार है, वह कहीं न कहीं जो राज्य सब्सिडी या टैक्स करते हैं उससे उनका व्यापार प्रभावित होता है या दुष्प्रभावित होता है। उसमें क्या हो कि ये कहते हैं कि राज्य इस तरह के कोई काम नहीं करेंगे जो कि वैश्विक व्यापार को दुष्प्रभावित करे। ठीक, उसमें एक ये भी माना गया है कि जो ज़्यादातर देशों द्वारा, खासतौर से विकासशील देशों द्वारा अपने किसानों को प्रोक्योरमेंट के रूप में, खरीद के रूप में जो है जो सब्सिडी दी जाती है, यानी जो उनसे महंगे कीमतों पे खरीदा जाता है, उसके कारण कहीं न कहीं वैश्विक व्यापार, कृषि व्यापार प्रभावित होता है, क्योंकि उससे कीमतें बढ़ जाती हैं या उसके खरीद के सरकार सस्ता कर देता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर जाती हैं। ये दोनों बढ़ भी जाती हैं और गिर भी जाती हैं। इन दोनों का आरोप जो है इस तरह की चीज़ों पर लगता है जो सरकारें खरीद करती हैं या सरकारों को उत्पादन के रूप में सहायता देती हैं। जैसे कि भारत की MSP, ये किसानों को क्या करती है, एक आश्वासन देती है कि आप खरीदो और आपका कीमत हम इतना पे लेंगे, जो कि उसमें ये रहता है कि अगर मार्केट से ज़्यादा कीमत पे तो आप उसे बेच दीजिए, नहीं तो हम इसको लेते हैं। और सरकार इसके तहत होल्डिंग करती है और उसको फिर समय पे जो है उसको मार्केट में डालती है, जिससे कहीं ना कहीं व्यापार में जो है वो व्यापार के अधीन नहीं रहता, वो सरकार उसमें इंटरवेंशन करती है। ये बातें की जाती है। ये इसी तरह के मुद्दे चलते रहे हैं और भारत पे और भारत जैसे कुछ विकासशील देशों पे आरोप लगता रहा है। भारत हमेशा इसका विरोध करता रहा है, पहले से भी करता रहा है। 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में एक अस्थायी व्यवस्था की गई थी, शांति क्लाज, पीस क्लाज, जिसके तहत भारत अपने इस तरह के जो है MSP या पब्लिक प्रोक्योरमेंट को जो है खाद्य सुरक्षा के आधार पे जो है वो जारी रख सकता है। और वो तब से चली हुई है। हालांकि वो अस्थाई है, टेम्परेरी इन नेचर है पीस क्लास, लेकिन उसको
कब तक खत्म होना है ये बातें नहीं कही गई है, और भारत चाह रहा है कि वो जो पीस क्लास अस्थाई है, टेम्परेरी है, हालांकि उसके कब खत्म होगा समय नहीं बताया गया है, उसको टेम्परेरी से हटा के उसको परमानेंट व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि भारत अपने किसानों, अपनी खाद्य सुरक्षा को, सॉरी मैं, हालांकि वो किसानों की सुरक्षा है, किसानों का जो है अपनी खाद्य सुरक्षा को बचाया जा सके, और अपने किसानों को भी आर्थिक, अपने किसानों की जीविका को भी बचाए रख सके। यह मुद्दा इसलिए चर्चा में हो रहा है क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें यह मामला है, एमएसपी का मामला है, सभी फसलों पे एमएसपी का मामला है, कानूनी गारंटी देने की बात है, और एक मुद्दा यह भी है कि सरकार को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं इस पूरे मुद्दे को कि मुद्दा क्या है। मुद्दे की बात करें तो 26 से 29 फरवरी 2024 तक अबू धाबी में, जहां पे भी प्रधानमंत्री जी गए हैं, हालांकि ये इसमें जाएंगे हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं वो जाएंगे, क्योंकि वो मिनिस्ट्रियल डब्ल्यूटी की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो वाणिज्य मंत्री के स्तर पे होती है। 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक खरीद और भंडारण पर स्थायी समाधान प्राप्त करने में यदि विफल रहता है तो व्यापार विवादों के प्रति वो संवेदनशील होगा, यानी उसको दिक्कत होगी, और उसके खाद्य सब्सिडी और एमएसपी व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ेगा। यानी अगर भारत यहाँ पे इस तरह की जो बात की गई है उसकी सार्वजनिक खरीद को सुरक्षित नहीं कर पाता है, जिसे अभी पीस क्लॉज के जरिए एक अस्थायी इंटरिम मेजर के तहत उसको किया गया है, अगर वो संभव नहीं हो पाता है, उस पर बात कुछ नहीं बनती है, तो भारत को अपना एमएसपी चालू रख पाना और अन्य जो है कृषि व्यापार और इस तरह के व्यापार को लेकर उसे चिंता उत्पन्न, उसके लिए चुनौती उत्पन्न होगी। और डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा का एक स्थायी समाधान भारत और विकासशील देशों के गठबंधन को उच्च कृषि सब्सिडी देने की छूट दे देगा। और कहीं ना कहीं यह विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि किसान सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लेकर जो है आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और ये बात कहीं ना कहीं जो है भारत पर एक प्रेशर बना रहा है, भारत सरकार पे, और उनके द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि सरकार जो है डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाए। ठीक, ये विरोध करने वाले लोग क्यों हैं, तो उनको नाम दिया गया है केयन्स समूह। ये केयन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहां पे जो है कृषि निर्यातक देशों द्वारा जो है एक बनाया गया था कि वो कृषि व्यापार में जो है डिस्टॉर्ट करने वाली चीज़ों, यानी कृषि व्यापार को जो है बेहतर बनावा देने के लिए वो प्रयास करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कनाडा है, इसमें अपना पाकिस्तान भी शामिल है। वो सारे देश हैं जो कहीं ना कहीं भारत जैसे विकासशील देशों पर ये आरोप लगाते हैं कि उनकी जो खाद्य सब्सिडी है, उनका जो एमएसपी है, एमएसपी के जरिए जो सरकार किसानों को सहायता देती है या पब्लिक होल्डिंग है, वो कहीं ना कहीं व्यापार को प्रभावित करता है, खास तौर से चावल। इनका आरोप लगाया जाता है कि भारत अपने एमएसपी और के द्वारा या सब्सिडी के द्वारा ही शीर्ष चावल निर्यातक बना हुआ है, ये इनके आरोप हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहते हैं केयन समूह, यानी भारत पहले से ही इसमें कृषि निर्यातक देशों का है कि खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक खरीद एवं भंडारण कार्यक्रम में अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है, और खासकर चावल के लिए, और यह अन्य देशी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। लगभग 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का, तो 2 लाख सवा 2 लाख करोड़ की खाद्य सुरक्षा, खाद्य सब्सिडी जो है वो जो फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जा रहा है वो जाता है। ये लोग कहते हैं कि इसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो विदेश कृषि व्यापार है, देखिए इनका मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्यात के लिए भारतीय चावल और गेहूं के लिए मूल्य बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है और वैश्विक कीमतों पर दबाव रखता है। यानी कि सरकार इसके जरिए जो है किसानों को अगर दाम कम होता है तो उनको ज़्यादा दे देती है, लाभ दे देती है, साथ ही में वो ज़रूरत पड़ने पर उसमें करके एक कीमत को किसानों के लिए भी, आम उपभोक्ताओं के लिए भी बनाए रखने में सक्षम होता है, जिससे कहीं ना कहीं व्यापार प्रभावित होता है। और जो भारत की चावल की खरीद पर निर्धारित जो सब्सिडी है, यानी एक इसमें यह भी बात की गई थी कि सरकारें यानी देश जो अपने यहाँ किसानों की सब्सिडी है, वो जो उत्पाद सब्सिडी, ये 10% की सीमा से, और ये भी दाम तय किया गया था 97-98 की, उसके सीमा से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि जो है भारत द्वारा जो ये सब्सिडी एमएसपी पे खरीदा जाता है, खासतौर से चावल, वो कई बार 10% की सीमा को क्रॉस कर जाता है,
और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इससे जो है इसी के कारण इनका मानना है कि इसी के कारण जो है भारत जो है वो क्या बना हुआ है, चावल का शीर्ष निर्यातक है। और जो सीमा है ये जब उल्लंघन होता है तो भारत एक बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो सितंबर 2000 फरवरी में हुआ था, उसमें इस तरह की खाद्य सब्सिडी को बचाने की, अगर किसी खाद्य सुरक्षा को देखते हुए अगर सब्सिडी 10% की सीमा क्रॉस कर जाती है तो देश एक पीस क्लाज का प्रयोग करके बच सकते हैं। पीस क्लाज में यह है कि उनके खिलाफ जो है कोई वैधानिक कार्रवाई WTO में नहीं चल सकती है, ये नहीं चल सकती है। इसी आधार पे भारत कई बार जो है 10% की सीमा के ऊपर जाने पर अपना पीस क्लॉज लगा चुका है। सोचिए अभी सिर्फ 24 फसलों पर, 23 फसलों और एक गन्ने पर यह दिया जाता है, तब लगातार ये बात आती है जो है किसान मांग कर रहे हैं सभी फसलों पर MSP को देने को लेकर। तो ये मामला कितना गंभीर हो सकता है, इसी को लेकर सरकार अभी न किसानों से कुछ कह पा रही है न इनसे। हालांकि सरकार ने पहले ही जो कह दिया था कि जब तक उसके इस मुद्दे का, किस मुद्दे का, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का और जो है सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे का, यानी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है, जो FCI और इस तरह की तरह सरकार खरीदती है MSP पर, जब तक इस मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं हो जाता है तब तक वह किसी तरह की वार्ता में आगे बढ़ेगा ही नहीं। भारत ने भी अड़ंगा डाल रखा, पहले ही कह रखा कि हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले 1 महीने 2 महीने पहले अभी जो प्री वार्ता होती है उसमें भारत ने साफ साफ कह दिया था कि हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं जब तक इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सके। तो देखिए खाद्यान्नों के सार्वजनिक खरीद और भंडारण का मत क्या है। भारत कह रहा है कि ये जो हमारी MSP है यह व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक्चुअल में बचा रही है। कैसे? कह रहा है कि हम जो MSP पे खरीद करते हैं, है ना, भारत के जो है कुल खाद्यान्न 330 मिलियन टन है। जैसे भारत कह रहा है कि उसका कुल खाद्यान्न उत्पादन 330 मिलियन टन है। यदि उस मांग का 10% भी वैश्विक व्यापार में आता है तो ये बाजारों को अस्थिर कर देगा और कीमतें बढ़ जाएंगी। कैसे कह रहा है कि हम 330 मिलियन टन उत्पादन करते हैं, अगर इसका 10% मांग भी, यानी 33 मिलियन भी मांग अगर भारत का आ गया मार्केट में, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कीमतें तेजी से बढ़ जाएंगी और वो कहीं ना कहीं और व्यापार को लेकर नुकसान बढ़ाएगा। यानी कब कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारा उत्पादन गिर जाता है या इस तरह से चीजें नहीं कर पाते हैं तो ये संभव होगा। साथ ही में देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 23-24 में अनाज का वैश्विक व्यापार 460 मिलियन टन का व्यापार, कुल व्यापार अनाज का होना है। और उसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमने 330 मिलियन टन का जो उत्पादन करते हैं, अगर उसका 10% भी मांग यहां से शुरू हो गई, यानी हमारा उत्पादन कम हो गया और हमने मांग शुरू कर दी, तो ये व्यापार में जो रॉकेट लगेगा इसका, जो है यूक्रेन रूस युद्ध हुआ तो कैसे कीमतें बढ़ी, ये कहां तक जाकर रुकेगा अनुमान नहीं। इसलिए हम तो सिर्फ हमारा MSP हमारे किसानों को नहीं बचा रहा, हमारे किसान और खाद्य सुरक्षा को बचा ही रहा, वैश्विक कृषि व्यापार को भी बचा रहा है, ये भारत का तर्क है। साथ ही में सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग ने कोविड संकट में निपटने में मदद की थी और हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया था। इसीलिए देखिएगा कि मैं बार बार बताता हूं ना कि सरकारें बात चाहे जो करते लगभग एक हैं, सभी ज्यादातर लोग जो है देश के हितों को ध्यान रखते हैं। सितंबर 2013 में ये बाली हुआ था, उसमें पीस क्लॉज आना था। खाद्य सुरक्षा के आधार पे जो है राज्य सरकार मतलब देश अपने यहाँ के जो MSP है उसको रख सकते हैं। जून में ही यूपीए सरकार ने, जून 2013 में ही जो है यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाके 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में ला दिया था। यानी कहीं ना कहीं कानूनी जामा पहना दिया था कि वो इसके तहत जो है अपने आप को क्या कर सकते हैं, हमें अपने इतने लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देना है। ऐसे में वो बार बार पीस क्लास का हवाला देके अपने MSP और पब्लिक प्रोक्योर सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। ये सरकार आई, कोरोना में जरूरत थी दिया, अब बाद में उसको फ्री कर दिया। अब जाके क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ तो 80 करोड़ लोग जो है उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि वो तो हम उनको मुफ्त में दे रहे हैं, क्योंकि वो खरीदने में भी सक्षम नहीं है। सुनने में अटपटा लगेगा कि एक तरफ दुनिया कहता कि भारत कहता है कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को हम हमारे यहाँ वो उनकी खाद्यान्न को सुरक्षित रखना है। ये करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे फिर आप जो पीस क्लॉज है उसका आप हवाला नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपकी जनसंख्या जब खरीदने में सक्षम हो जाएगी
तो फिर आपको वो से बचना पड़ेगा। तो इसीलिए हालांकि मैंने बात बताया कि प्रधानमंत्री जी सदन में कह रहे थे कि वो गरीबी से निकले हैं, उनको बचाने के लिए ये बातें नहीं कह सकते ना, क्योंकि फिर दुनिया कहेगी कि यार ये तो हिपोक्रेसी है, अपने आप बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए भारत कहेगा कि उसकी 80 करोड़ जनसंख्या को खाद्यान्न देने की जरूरत है और बहुत समस्याग्रस्त, इसलिए उनको मुफ्त में देने की जरूरत है। ठीक है, मुफ्त में देने की जरूरत है। ऐसे में हमारी जो एमएसपी है उसको जो पीस क्लास के तहत सुरक्षा मिली हुई है, जो अस्थायी पीस क्लास है, उसको परमानेंट करो, ताकि हम अपनी 80 करोड़ जनसंख्या को की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। क्योंकि इतना तो किसी देश की, मतलब चीन को छोड़ दिया जाए तो किसी देश की जनसंख्या नहीं है जितने लोगों की खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने का हम हवाला देते हैं। और साथ ही में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो व्यापार को डिस्टॉर्ट करे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और उतनी बड़ी मांग अगर वैश्विक व्यापार में अनाजों की आ जाएगी तो अनाज के दाम वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें कही है भारत सरकार ने। थोड़ा सा खाद्यान्न के सार्वजनिक खरीद और भंडारण का मुद्दा, और ये क्या है, तो इसमें देखिए शांति क्लास क्या है। तो खाद्यान्नों के सार्वजनिक खरीद और भंडारण के मुद्दे पर बाली 2023 में डब्ल्यूटीओ की मंत्र में एक शांति खंड पे बात हुई थी। इसमें कहा गया था कि इसका शर्त था कि इसका उपयोग करने वाली सरकारों को व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी से बचना होगा और यह जानकारी प्रदान करना होगा कि वे शर्तों का कैसे पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और इससे लाभ होगा कि इससे जो लाभ ये होगा कि वो सरकारें अगर उन पे 10% की सब्सिडी सीमा से ऊपर भी जाती हैं तो उन पे कोई वैधानिक कार्रवाई या कोई केस नहीं चलाया जा सकता है। और भारत चाहता है कि शांति खंड जो एक अंतरिम उपाय है, इसका कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसे परमानेंट कर दिया जाए। और अन्य जो विकासशील देशों का समूह है वह भी भारत की इस मांग का समर्थन करता है। ठीक है, तो इसलिए ये उम्मीद है कि इस पे कुछ बात बनेगी, क्योंकि भारत जब तक इस अस्थायी प्रावधान को स्थायी नहीं कर लेगा तब तक वो और किसी वार्ता पे वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। जहां तक कि लोग सोचते हैं कि डब्ल्यूटीओ या मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखिए ये आवश्यकता है। अगर आपको वैश्विक स्तर पे व्यापार करना है तो आप इंडिविजुअल में व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी और देश के साथ व्यापार करना है और आप उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, वो आपके व्यापार के साथ जो है डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? आपको कोई एक संस्था तो होनी चाहिए ना, कोई यहाँ पे तो आपके पास कोर्ट है, पुलिस है, वहाँ पे क्या है? तो वहाँ पे वही विश्व व्यापार संगठन ही है जो इस तरह के मुद्दे को हल करके वैश्विक व्यापार को बेहतर बनाती है ताकि व्यापार बढ़ा जा सके। और व्यवस्थाएं जितनी जो कह सकते हो कि न्यायपूर्ण होती है, सभी देशों के व्यापार का उतना मौका मिलता है। ऐसे में हमें क्या है, हमें विश्व व्यापार संगठन के जो अच्छी चीजें उनको लेना है और जो हमारे हितों को दुष्प्रभावित कर रहे हैं उनसे रजिस्ट करना है, उनको मॉडिफाई कराना है, न कि उससे बाहर निकल जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा एक छोटा सा मुद्दा जो है चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति का मामला है। अभी एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर एक संस्था है जो चुनाव सुधारों को लेकर बड़ी जागरूक रहती है। इसके द्वारा कई सारे प्रयास किए गए हैं चुनाव सुधारों को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई है कि जो दिसंबर में संसद ने एक कानून पास किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति और सेवा शर्तों का, वो अब अधिनियम बन गया है। उसको उसके आधार पे उस पर रोक लगा दिया जाए, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में उनको कहना है कि सरकार जो है एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना चाह रहा है और इससे कहीं न कहीं ये व्यवस्था जो है कानूनी प्रावधान जो संवैधानिक व्यवस्था या जो मूल अधिकार है उसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। और इसमें कहीं न कहीं जो सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय रहा है इसको लेकर कि उसमें एक कमेटी बने जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहें, उस आर्डर का भी विरोधी रहा है। इनको लेकर गया था, हालांकि सरकार ने इसको स्टे देने से मना कर दिया है, क्योंकि इसी तरह का एक मांग जनवरी में भी कांग्रेस के 2 नेता लेकर गए थे, जया ठाकुर और कोई महेशराम करके, उस पर भी जो है स्टे देने से मना कर दिया था, तो दोबारा मना कर दिया है। और दोनों तरह के मुद्दों को क्लब करके कहा है कि हम अप्रैल में सुनेंगे। हालांकि इन लोगों को कहा कि जल्दी सुन लीजिए क्योंकि चुनाव 14 का तब तक हो जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, हम अप्रैल में सुनेंगे और कोई इंटरिम राहत नहीं दी। तो आइए थोड़ा सा इसको मुद्दे को हम देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को हुई फिर उस कानून पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का एक ऐसे पैनल द्वारा करने का प्रावधान करता है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है।
ये मांग जो की गई थी वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा किया गया था और इसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ द्वारा किया गया है। और इसको नोटिस तो जारी करेगा भाई, अब अपील है तो नोटिस जारी करेगा। और बाद साथ ही में इसमें जनवरी में इसी तरह का मामला जो कांग्रेस के नेता जया ठाकुर और संजय नारायण मेश्राम की 2 समान लंबित याचिकाएं थी, उसमें क्लब कर दिया और कहा है कि मामले को अप्रैल में सुनेंगे। इसमें याचिका की मुख्य मांग क्या थी? मुख्य मांग यही थी कि जो इसके तहत जो नियुक्ति समिति है जिसमें अभी जो व्यवस्था की गई है उसमें है कि राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति करेंगे वह उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता या जो भी सबसे बड़े दल का नेता हो, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता हो, नेता प्रतिपक्ष, या लोकसभा में विपक्षी दल का नेता जो भी, और साथ ही में जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर के जो समिति है इसके द्वारा जो है इसका इस समिति द्वारा जो है इन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। जबकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि सरकार एक कमेटी बनाई थी, उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष या विरोधी दल के नेता की समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा जब तक कि संसद कोई कानून न बना दे। तो संसद ने कानून एक बना दिया है, उसके आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि उसमें ये उसके आदेश का उल्लंघन है और समानता के अधिकारों का उल्लंघन है। तो ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है, नया कानून क्या कहता है। नया कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वेतन और निष्कासन से पहलू है। इसमें राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की एक चयन समिति करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होगा, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा, इसकी सिफारिश पर किया जाएगा। और ये समिति जो है एक कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति या सर्च कमेटी होगी जो कि भारत सरकार के सचिव लेवल के अधिकारियों में से एक पूल बनाएगी, उसमें से ये चुनेगी। हालांकि ये उससे बाहर से भी चुन सकती है, तो ये मामला इसमें है। इसके पहले जो व्यवस्था थी जो संविधान के तहत जो है उसमें यह था कि राष्ट्रपति चुनते थे यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनते थे, और संसद को ये कहा, उसमें संविधान में था कि संसद इसको लेकर कानून बना सकती है। तो संसद ने कानून तब तक नहीं बनाया था, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम व्यवस्था अपने आर्टिकल जो है कंप्लीट जस्टिस वाले आर्टिकल का प्रयोग करते हुए एक कमेटी बनाई थी जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष होंगे। और यह भी कहा था कि संसद जब तक कानून नहीं बना देगी तब तक वो लागू होगा। तो संसद ने दिसंबर में ही इस कानून को बना दिया था, राष्ट्रपति के पास होने के बाद ये कानून आ गया है। ऐसे में देखा जाए तो संसद सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उल्लंघन नहीं हुआ है। ये बातें भारत के न्याय मंत्री ने संसद में भी कही थी और ये मामला जो है कोर्ट के समीक्ष विचाराधीन है ही है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले के आधार पर नियुक्ति पर रोक लगाने या इस कानून को स्टे लगाने का कोई भी फैसला नहीं किया है। जहां तक भारत के निर्वाचन आयोग की बात है तो ये एक संवैधानिक निकाय है जो आर्टिकल 324 के तहत स्थापित किया जाता है। पहले ये एक सदस्यी था, 90 के बाद ये बहुसदस्यी है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनकी शक्तियां बराबर होती हैं, निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। और ये जो निर्वाचन आयोग है वो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों का चुनाव करवाता है, पर्यवेक्षण करता है, उनके लेकर जो भी चीजें होती हैं वो देखता है। साथ ही में जो है पॉलिटिकल पार्टीज आदि मामलों का ये क्या करते हैं, निर्धारण करता है। साथ और एक जो है जो लाभ के पद का मामला होता है उसको लेकर भी ये निर्वाचन आयोग सलाह देता है उसको हटाने को लेके। ठीक है, तो ये अब पूरा मामला है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका PDF भी आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए। नमस्कार, धन्यवाद।